सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐसी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। नोएडा से खबर, जहां पर पति पत्नी ने झगड़े के बाद नाले में लगाई छलांग। लोगों ने की बचाने की कोशिश, दोनों ने बाहर निकलने के लिए बढ़ाए हाथ। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर कुछ देर अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। नोएडा के बरौरा इलाके का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। कौशाम्बी से खबर, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के बीच हुई मारपीट के बाद एक छात्र गंभीर रूप से घायल छात्र का इलाज के दौरान मौत हुई। कक्षा 5 के 2 छात्रों के बीच हुआ था विवाद। गंभीर हालत में घायल छात्र को प्रयागराज रेफर किया गया है। इलाज के दौरान छात्र की हॉस्पिटल में मौत हो गई। छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। ग्रामीणों ने लापरवाह शिक्षक पर कार्रवाई की मांग उठाई है। चरवा थाना क्षेत्र के सुधवर पहाड़पुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। असम में आज से मंगलवार को 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें राज्य में इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 75 पर पहुंच गई है। हालांकि प्रभावित लोगों की संख्या अब घटकर 3.3 लाख रह गई है। ये जानकारी एक आधिकारिक बुलेटिन में दी गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बताया कि बाढ़ मंगलवार को मारे गए सभी 7 लोग शिवगढ़ जिले के थे। बुलेटिन में कहा गया कि इस साल बाढ़ में अब तक 75 लोगों की जान जा चुकी है और किसी व्यक्ति लापता होने की सूचना नहीं है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 21 राजस्व सर्किलों के तहत 622 गांव में 1,32,639 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और प्रभावित जिलों में शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, सोनितपुर और कामरूप शामिल है। लगभग 45,341.98 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है, जिससे कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावितों के लिए कुल 81 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जहां विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 34 राहत वितरण केंद्र भी खोले गए हैं। वर्तमान में कुल 32,477 लोग राहत शिविरों में शरण लेकर बैठे हैं, जिसमें शिवसागर में सबसे अधिक संख्या में लोग हैं। इसके बाद जोरहाट, गोलाघाट और चराईदेव का स्थान है। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुलेटिन के अनुसार राज्य में 45,341.98 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न है। हो चुकी है। असम बाढ़ से बेहाल 75 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कई मवेशियों की जान जा चुकी है। बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर किया है। प्रशासन स्तर पर लोगों को मदद पहुंचाने का काम लगातार जारी है। कई हेक्टेयर भूमि अभी भी आपको बता दें कि जलमग्न है। कैबिनेट मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए एक्स मीडिया पर सवाल पूछा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी की जगह अगर यादव होते तो अखिलेश यादव क्या करते, उनका रुख क्या रहता। ओपी राजभर ने लिखा कि इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा मित्र।
ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर यह पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मित्र अखिलेश यादव जी, आपसे एक प्रश्न है। अगर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र जी की जाति कुर्मी की जगह जब होती तो आपका क्या रुख होता? क्या आप इस्तीफा मांगते या उनका बचाव करते? आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी मित्र। ओम प्रकाश राजभर का कटाक्ष भरा ये ट्वीट एक्स पर। बुलंदशहर में 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप के खुले नाले में गिरने के बाद 20 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। एनडीआरएफ और नगर पालिका की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। करीब 1 किलोमीटर में नाले की खुदाई और तलाशी के बाद भी छात्रा का पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद काली नदी में भी उसकी तलाश जा रही है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि चारू स्कूल से घर लौट रही थी, तभी बारिश के दौरान खुले नाले में गिर गई। मामला बुलंदशहर कोतवाली सिटी क्षेत्र का बताया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी को बड़ी सफलता मिली। 62 वाहिनी एसएसबी और सिरसीएस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई तालबगड़ा भचकाही मार्ग पर घेराबंदी कर की गई है। तलाशी के दौरान के पास से 2 किलो चरस, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। दोनों तस्करों को बरामद माल के साथ थाना सिरसिया पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और ये पूरी कार्रवाई कमांडेंट अमरीन वरुण के निर्देशन में की गई। भारत नेपाल सीमा पर नशे के कारोबार के खिलाफ एसएसबी का अभियान लगातार है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का निरीक्षण शुरू किया। सीक्रेट मंडल के कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने अनूप शहर स्थित गंगा घाटों और कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया है। फिरोजाबाद जनपद टूंडला में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी विधायक आवासूद रहे और इस दौरान उन्होंने प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंप देश की कुछ अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग उठाई है। संगठन अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2016-17 में जारी शासनादेश तथा पूर्व के राजकीय आदेशों का प्रदेश के सभी तहसीलों में समान से पालन कराया जाए। अपना निशान से हूँ, जो कि मैं अपनी गरीब घर से हूँ। मेरा कुछ पूछ मेरी वो हाल है कि आज आते नेता पर नेता आते, बहन ये करे वो करेंगे, आदेश देख जाते। जब आदेश खत्म हुई, अपना कुर्सी पे बैठ गए तो कोई अधिकार हमारा क्या है? क्या सर्टिफिकेट, किस चीज का सर्टिफिकेट दिखाएं, किसका दिखाएं, समाज का दिखाएं या कुछ वो इसको दिखाएं? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि समाज ये हमसे मोदी योगी जी से और हमारे समाज में जितने गरीब बहन माता बहन गिर रही है, रो रही है, बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं। और हमारी ये निषाद समाज की मांग है कि हम कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है। अब बताओ, हमारी एक ही मांग थी, आरक्षण की मांग को लेकर हम बीजेपी के साथ आए थे, पर लेकिन बीजेपी आज हमारा आरक्षण नहीं दे रही है। तो देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को हमारी तरफ सोचना चाहिए। हमारा जो गठबंधन है उसके तहत अगर बीजेपी अब भी अगर हमारा आरक्षण नहीं देती है तो हम अपनी खुद सरकार बनाएंगे और खुद अपनी हम कलम से आरक्षण लिख लेंगे। झांसी से खबर, जहां पर झांसी कानपुर हाईवे पर थाना बड़ागांव क्षेत्र स्थित परीक्षा पावर प्लांट के सामने गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। प्रयागराज से मध्य प्रदेश के विदिशा जा रही एक स्लीपर बस सड़क किनारे खराब खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। चालक स्टीयरिंग में फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही थाना बड़ागांव पुलिस मौके पर पहुंची। कई एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ट्रक से बस टक्कर हो गई है। कितने लोग थे? उसमें लोग तो 150 लोग थे। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये बस? ये बस आई थी इलाहाबाद से। अच्छा। हाँ, भोपाल जा रही थी। भोपाल जा रही थी। हाँ, उसी में ही हम थे। 1:30 बजे की बात। हाँ, 1-1:30 बजे। कितने लोग घायल हो गए? 15 लोग होंगे। कुछ नहीं, वहाँ से नहा के आ रहे थे गंगा नहा के, तो बस वाले ने वो ट्रक में मार रही है, आ गए पीछे। से आ रहे थे नहा के? गंगा नहा के आ रहे थे। कौन सी जगह से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद। हाँ। कितने लोग थे बस में से? अब बस में मतलब लोग थे। अब हाँ, आप लोग कैसे निकले? उसमें कुछ लोग खिड़कियों में से निकले, कुछ लोग आगे से निकले, ऐसे बहरा बहरा के निकले हैं।
कासगंज जनपद के पावन तीर्थ सोरो शुक्र क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोरो पहुंचे और पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। संभल जिले के बैजोई क्षेत्र स्थित थाना कैला देवी के ग्राम चंदनकटी मौजा एक दर्दनाक हादसा हो गया। भारी वर्षा के बीच मकान की छत पर मिट्टी डालने का कार्य चल रहा था, तभी अचानक पूरी छत भरभराकर गिर गई। हादसे के समय परिवार के कई सदस्य घर के अंदर मौजूद थे, जो कि मलबे के नीचे दब गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और ग्रामीणों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या हो गया था? छत में मिट्टी डाल रहा था, अचानक मसाले का गाटर था, वो टूट गया। अच्छा, कितने लोग आए हैं? होंगे 5-6। ज़्यादा नहीं होंगे। छत कच्ची थी आपकी? छत गाटर पटिया थी, गाटर से भैया ये छत गिरी है चंदनगटी मौजा गांव में, कैला देवी के थाने में लगता है ये। वहाँ से इनको मरीजों को एम्बुलेंस लेकर के आई है। ये बता रहे हैं कि बरामदे में लिंटर वगैरह कुछ पड़ रहा था, उसकी वो गिर गया नीचे, तो इन लोगों को काफ़ी चोट लगी। कितने लोग घायल हैं? इसमें लगभग 4 लोग घायल हैं और एक बच्चा जो है वो ब्रॉड डेड आया है। गुरु पूर्णिमा का पर्व देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। धर्मनगरी अयोध्या में भी सुबह से हो रही श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला। भोर होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में स्नान और दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। धार्मिक मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान दान और गुरु की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और इसी आस्था के साथ श्रद्धालु आश्रमों और मठों में पहुंचे, जहाँ शिष्यों ने अपने गुरुजनों के चरण पखार कर पूजा अर्चना की। प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के उपाय करता है, यंत्र करता है, तंत्र मंत्र स्तोत्र इत्यादि जो भी उपाय करता है, जो हमारे सनातन में बतलाए कहा भी गया है कि वेद हु को सार नाही, पुराण हु को अंत नाही, करबे को बहुत कुछ काहे कीजिए। कासगंज जनपद में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के दौरान युवक गंगा की तेज धारा में डूबकर लापता हो गया। घटना थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गंगा बकरी घाट की है। जानकारी के अनुसार महाराज सिंह गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए घाट पर गया था। स्नान के दौरान अचानक गहरे पानी में चला गया, तेज बहाव में लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना सिकंदरपुर वैश्य पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गोताखोरों और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से युवक की तलाश शुरू की है। कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। और सीधे आपको उत्तराखंड के देहरादून ले चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रसूल लेते हैं। के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन पर आयोजित आज एक दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर मंच पर आसीन देहरादून महानगर के महापौर श्री थौरत थपलियाल जी, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल की अध्यक्ष सुश्री इशिता सजवाण जी, प्रमुख सचिव और अध्यक्ष उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री R.K. सुधांशु जी, विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते जी, PCCF हॉप श्री कपिल लाल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीमती नीना ग्रेवाल जी और इस सभागार में उपस्थित श्री बलजीत सोनी जी, मुफ्ती समून कासमी जी, हरेंद्र गर्ग जी और हमारे अन्य महानुभाव आरजू जी जिनका यहाँ पर, और हमारे बैंक के अधिकारीगण सभी आए हुए, सभी वन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी पर्यावरण से जुड़े हुए सभी पर्यावरणविद और वन्य जीव विशेषज्ञ, इंडस्ट्री के हमारे सभी प्रतिनिधिगण और हमारे छात्र एवं छात्राएं जो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हैं, अन्य स्वयं सहायता समूह, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज बड़ा शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा है।
मैं गुरु पूर्णिमा की भी आप सबको बधाई देता हूँ। सुधांशु जी ने बड़ा सुंदर जो है यहाँ पर उल्लेख किया था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो गुरु की महिमा है और उनके आशीर्वाद के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना, उनके पाथे के बिना सच में हम सब जहाँ हैं वहाँ पहुँचना अत्यंत मुश्किल था। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी गुरुओं को और आप सबके गुरुओं को भी, जिन्होंने भी आपको प्रेरणा दी, जैसे आरजू जी आपको जो है किसी न किसी ने तो सिखाया होगा, माता पिता ने या किसी ने, तो उसी के कारण से हम सब हैं। अगर मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ से इस जिम्मेदारी पर हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी पल पल पर किसी न किसी रूप में मुझे भी गुरुओं का मार्गदर्शन मिला है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ और विश्व बाघ दिवस की भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर आज बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन एवं परिवर्तन ये कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में सच में आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि ये केवल एक आयोजन कार्यशाला का नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस प्रकार का परिवेश देना चाहते हैं, उनको कैसा पर्यावरण देना चाहते हैं, उनको स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य उनका देने का एक सामूहिक संकल्प लेने का भी ये आज की कार्यशाला है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इस विषय का चयन सच में अपने आप में बहुत सार्थक है, क्योंकि बाघ केवल एक वन्य जीव नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध जैव विविधता और संतुलित जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका प्रतीक है। और जहाँ भी बाघ होते हैं उस जंगल में सब कुछ होता है। क्योंकि मुझे इसका बचपन से जंगल के पास रहकर उसको देखने का सौभाग्य मिला है। अभी मैं आरजू खुराना जी को बता रहा था कि जो है जब इन्होंने मैं दूसरे नंबर का जब बाघ पूछ रहा था ये कहाँ का है, तो इन्होंने कहा सुरई रेंज का है। सुरई का, तो सुरई रेंज कहाँ है? सुरई रेंज है बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से लगी हुई है। उधर पूरा पीलीभीत और लखीमपुर का जो हमारा दूसरा वाला है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बड़ा है दुधवा नेशनल, हाँ दुधवा नेशनल पार्क, तो उससे लगा हुआ पूरा क्षेत्र है और वही पीलीभीत से लगा हुआ बॉर्डर भी है। तो वहाँ पर 3 रेंज हैं, एक सुरई रेंज है, किलपुरा रेंज है और साथ में खटीमा रेंज है। और इन तीनों रेंजों के बीच में तीनों चारों तरफ से जंगल है हरें जी, उसके बीच में हमारा भी घर है तो हम भी इनके जैसे ही हैं, इनके साथ साथ रहे हैं। तो बहुत रास्ते में अक्सर बाघ आ जाते हैं, अक्सर वहाँ पर जो है पानी पीने आ जाते हैं, बीच में नदी है, नहर है, तो देखा है हमने, क्योंकि वो चारों तरफ वनों से आच्छादित क्षेत्र है, नदियों से आच्छादित क्षेत्र है। तो सच में आज का दिन जो है ये हमारे लिए बहुत विशेष दिन है। यदि हमारे जो जंगल हैं वो सुरक्षित रहेंगे तो सच में पूरी पारिस्थितिकी, पूरी इकोलॉजी वहाँ की समृद्ध होगी। और जब पूरी इकोलॉजी समृद्ध होगी तो बाघ भी स्वयं जो है वहाँ पर सुरक्षित होंगे। और जब बाघ सुरक्षित रहेंगे तो ये मानिए कि पूरी प्रकृति और जो है उसका संतुलन भी सुरक्षित रहेगा, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोलॉजी को हम छोड़ दें, केवल इकोनॉमी की तरफ चले जाएं, तो आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा हमारा खतरा होगा। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रकृति को केवल दोहन का माध्यम नहीं माना गया है, केवल संसाधन नहीं है, बल्कि उसको माँ का स्वरूप दिया गया है। और इसीलिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। इस प्रकार से हमें
पृथ्वी के प्रति अपना जो दायित्व है वो समझना चाहिए और इसीलिए भारत को प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का मार्ग दिखाने का काम हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे तपस्या करने वाले लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको ये मार्ग दिखाया है। और ये पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये हमारी जो सनातन की जीवन शैली है उस जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारा प्रदेश अपनी समृद्ध जो वन्य जीव संपदा है, जैव विविधता है, उसके लिए पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है। अब देखिए हमारे यहाँ लगभग 70% से ज़्यादा भूभाग हमारा फॉरेस्ट है। 70 है सुधांशु जी, 71 है? 70% से अधिक भूभाग हमारा फॉरेस्ट का है। गंगा, यमुना, सरयू, ऐसी अनेक, काली, अनेक नदियां 12 मास सदा नीरा नदियां हमारे यहाँ पर, जो सभी को जल और जीवन देने का काम करती हैं। हिम ग्लेशियर हैं पूरा, देखिए आप जिस तरफ देखेंगे चारों तरफ हमारे जितने भी पर्वत शिखर हैं सब पर हिम के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। और मुनस्यारी का जो हमारा मिलम का ग्लेशियर है, वो मिलम का ग्लेशियर तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। शायद अधिकांश लोगों को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं ये थोड़ी सी जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में प्रकृति के द्वारा बहुत बड़ा हमको आशीर्वाद भी है। प्रकृति की धरोहर है जो हमको मिली हुई है। इसलिए मुझसे कई बार लोग जब पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अगर आप नाम लेंगे तो आप कुछ डेस्टिनेशन की बात करेंगे जो हम सभी करते हैं। जैसे एक डेस्टिनेशन पर यहाँ पर हम लोग हैं अभी, देहरादून भी एक डेस्टिनेशन है ना दुनिया और देश की नज़र में, बड़ा डेस्टिनेशन है। लेकिन ऐसे हमारे पास 50-100 डेस्टिनेशन और हैं, लेकिन हम 50-100 की बात नहीं मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप उत्तराखंड में जिस जगह पर चले जाएंगे वही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन है। इतना हमारे पास प्रकृति की धरोहर है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड भारत के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहाँ पर बाघों की संख्या में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। बल्कि हम ये भी सोच रहे हैं कि कुछ लोग हमसे अगर बाघ की बात करें तो हम उनको बाघ जो है गिफ्ट में भी दे देंगे यहाँ से। क्यों? अभी हमने वाइल्ड लाइफ बोर्ड में अभी चर्चा करी थी इसकी, क्यों नीना जी? अगर कोई रास्ता हो तो इसका हम करेंगे वहाँ, क्योंकि हमारी जितना हमारा वन क्षेत्र है उस क्षेत्र से कहीं ज़्यादा आबादी हमारी हो गई है। आज कॉर्बेट नेशनल हो, राजाजी नेशनल पार्क हो, यहाँ के हमारे जंगल इस बात के प्रमाण है कि उत्तराखंड के लोगों ने प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सदियों से एक सामंजस्यपूर्ण जीवन को जिया है। लेकिन आज जब हम बाघ संरक्षण की बात करते हैं तो हमें उन खतरों को भी समझना होगा जो धीरे धीरे हमारी प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा ही एक गंभीर खतरा है। हम सभी जानते हैं प्लास्टिक वर्षों तक प्रकृति में बना रहता है, हमारी नदियों को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी को, उसकी जो उर्वरा क्षमता है उसको प्रभावित करता है, जल स्रोतों को अवरुद्ध करता है। वन्य जीवों के लिए तो घातक होता ही है। और वन क्षेत्रों में छोड़ा गया प्लास्टिक अनेक बार जो हमारे जंगली जानवर हैं उनके भोजन में मिल जाता है, जिसके बड़े उनके स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और जंगली जानवर ही नहीं, जो हमारे घरों के भी जो गाय हैं, भैंस है, बकरी है या कुछ अन्य जो भी हैं, उनको भी बड़ा नुकसान होता है अगर वो जाने अनजाने में उसको खा लेते हैं। तो इसलिए यदि हमें अपने जानवरों को, जंगलों को, नदियों को सुरक्षित रखना है तो हमें ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी।
और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। हमारे राज्य का भी कई बार उन्होंने मन की बात में उल्लेख किया है, स्वच्छता की बात की है। और उन्होंने जो यात्री जो हमारे चार धाम यात्रा पर आते हैं, अभी हमारी कांवड़ यात्रा होने वाली है जिसमें 4-5 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर कुंभ का मेला भी प्रस्तावित है। पूर्णागिरी की बड़ी यात्रा होती है जहाँ 25 लाख से ज़्यादा लोग इस वर्ष वहाँ लोगों ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा होती है, आदि कैलाश की यात्रा हो रही है, जागेश्वर धाम जा रहे हैं बड़ी संख्या में। यहाँ विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पूरे देश और दुनिया के लोग आज हमारे यहाँ आते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने उन सभी से अनुरोध किया, अपील की कि जो यात्रा के नियम हैं उन यात्रा के नियमों का सभी यात्रियों को पालन करना चाहिए। और मैं भी उनका अनुसरण करते हुए आज जब भी मुझे हमारे मीडिया के मित्र पूछते हैं या मैं ऐसे स्थानों पर जाता हूं तो मैं सभी से कहता हूं कि भाई हमने अच्छी कांवड़ यात्रा का प्रबंध किया है, हमने चार धाम यात्रा का अच्छा प्रबंध किया है, हम कुंभ का अच्छा प्रबंध कर रहे हैं। हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे पर्यटक स्थल हैं, उन सभी पर यात्रियों की सुविधा के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।